नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग टाइम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और हो भी क्यों ना, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पर्यावरण रक्षा के लिए देश में अब तक जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ उसका नाम चिपको आंदोलन था। ये भारत के उत्तराखंड में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए चमोली ज़िले में 1973 में किया था, जिसके चमोली में इस आंदोलन को चलाने वाले मुख्य नेता की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। दोस्तों, मुंबई का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो या फिर दिल्ली का सरोजिनी नगर कॉलोनी में नई कॉलोनियाँ बनाने का मामला या बकसवाहा के जंगल के लगे पेड़, हर जगह जहाँ भी पेड़ों की कटाई चिपको आंदोलन के बाद होनी शुरू हुई, जागरूक लोगों ने उसका सामने आकर विरोध किया। आपको मालूम है कि गर्मियों में एक बड़े पेड़ के नीचे औसतन तापमान 4 डिग्री कम रहता है। तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक हमारे देश का तापमान बढ़ जाएगा। यह औसतन गर्मियों में जहाँ पे 48 डिग्री सेल्सियस रहता है वह 55 डिग्री सेल्सियस या 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इससे अगर हमें कोई चीज़ बचा सकती है तो वो है पेड़। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 100 वर्ष पुराने एक पेड़ की कीमत भी तय कर दी है। उनका कहना है कि 100 वर्ष पुराने एक पेड़ की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। एक वर्ष में जितनी यह ऑक्सीजन देता है, लकड़ी देता है, औषधि देता है, उसके आधार पर 74,000 रुपये इसकी कीमत एक वर्ष के लिए आंकी गई है। आप सोच रहे होंगे कि पेड़ हमें देते क्या हैं। पेड़ हर वर्ष करीब 1 लाख वर्ग मीटर हवा फिल्टर करता है। एक सामान्य पेड़ साल भर में करीब 20 किलो धूल सोखता है। एक पेड़ प्रतिवर्ष 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और 700 किलो ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। अगर 1 टन कागज़ को रिसाइकिल किया जाए, हम पेड़ों से ही कागज़ बनाते हैं, तो उसी 1 टन कागज़ को अगर रिसाइकिल किया जाए तो 20 पेड़ों और 7,000 गैलन पानी को बचाया जा सकता है। इससे जो बिजली बचेगी उससे एक घर को 6 माह तक रोशन किया जा सकता है। कहा जाता है कि घर के आसपास अगर 10 पेड़ लगे हों तो वहाँ रहने वाले बाशिंदों की उम्र 7 साल तक बढ़ जाती है। अब हम दोस्तों आपको ले चलते हैं अभी का एक ज्वलंत मुद्दा, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में काफ़ी हिलोरे मार रहा है। यह मुद्दा है बकसवाहा के जंगल का। उस जंगल की कटाई की योजना बनाई जा रही है। कारण क्या है? मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित बकसवाहा के जंगल इन दिनों हीरा भंडार मिलने के कारण काटे जाने के कगार पर है। इस भंडार को पाने के लिए अब वहां के 382.13 हेक्टेयर जंगल को ख़त्म करने की योजना बनाई जा रही है। बकसवाहा के इस जंगल को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। सोशल मीडिया मंचों के जरिए मुहिम चलाई जा रही है। इस जंगल में हीरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश में पन्ना के अंदर जो खदानें हैं उन्हीं को देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार होने का गौरव प्राप्त था। लेकिन पन्ना में तकरीबन 22 लाख कैरेट हीरे हैं, जिसमें से 13 लाख कैरेट हीरे निकाले जा चुके हैं। बकसवाहा के जंगल में मिला हीरा भंडार पन्ना की तुलना में 15 गुना ज़्यादा बड़ा है। इस जंगल में वन विभाग द्वारा पेड़ों की गिनती की गई है। पेड़ों की संख्या 2,15,875 बताई गई है। इसमें 40,000 पेड़ सिर्फ सागौन के ही हैं। इसके अलावा केम, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा व अर्जुन जैसे औषधीय पेड़ भी इस जंगल में हैं। इस जंगल में वन्य जीवन भी है। यहाँ जंगली जीव जंतु तेंदुआ, भालू, बारहसिंगा, हिरण, मोर सहित कई वन्य जीव रहते हैं। लोगों ने कहा था गिद्ध लुप्त हो गए हैं, लेकिन गिद्ध लुप्त नहीं, गिद्ध बकसवाहा के जंगल में अभी भी पाए जाते हैं। हमने तमाम मुद्दों पर बात की है पर्यावरणविद विवेक श्रीवास्तव से। 15 गुना ज़्यादा हीरा भंडार यहाँ होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
यहाँ पे बहुत सारे औषधीय पेड़ हैं, जंगली जीव जंतु भी यहाँ पे रहते हैं। हाँ, पेड़ में जो पेड़ हैं वहाँ पे वो है, अर्जुन है, बहेड़ा है, पलाश है जी। हाँ, तेंदू है, बहुत सारे पेड़ हैं। घास की जो वैरायटी है उसमें बुरबुसी है, आपका धूप है, तो उसमें बहुत सारे औषधीय पौधे तो ही हैं, साथ में बहुत सारा चीज है जो कि एक बार खनन होने के बाद बहुत सारी चीजें परेशानी उससे उत्पन्न होती हैं। क्या क्या इस जंगल के काटे जाने से क्या क्या नुकसान होंगे, क्या समस्याएं होंगी, और किस तरीके से इसको देखा जा सकता है? क्योंकि इससे पहले जो मुंबई में मेट्रो रेल परियोजना के लिए पेड़ों को आर्य फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो मुंबई में हुआ था। हाँ, इसके अलावा सरोजिनी नगर दिल्ली में पेड़ों की कटाई 2018 में नई कॉलोनी बनाने के लिए शुरू हुई। जी 16,500 पेड़ सरोजिनी नगर में प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें पर्यावरण मंत्री भी आए थे दिल्ली सरकार के, और भी बहुत सारे लोग आए थे वहाँ। तो वहाँ के बाद लोग चिपको आंदोलन का लोगों ने वहाँ पे वो किया कि वो पेड़ों से चिपक गए, जैसे 1973 में चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चला था। तो आप हमें बताएं कि क्या नुकसान है इसके, और क्यों नहीं काटा जाना चाहिए, और अगर सरकार कोई ऐसी योजना बनाती है कि वो पेड़ों को काट के हीरा खदान लेगी, तो उसको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? आप एक पर्यावरणविद हैं, तो आप इसको बेहतर समझते हैं। देखिए, इसमें क्या है हुसैन भाई कि पेड़ यहाँ से हम 2.25 लाख पेड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। 312 हेक्टेयर जमीन जिसमें जानी है, 312 हेक्टेयर जमीन में 2,15,578 पेड़ का फिगर दी है सरकार ने, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से जो पेपर में आया है ऑन रिकॉर्ड। 382 हेक्टेयर जमीन है वो। हाँ, 382 हेक्टेयर है, ठीक है। और ये फिगर है पेड़ का कि जो इतने पेड़ काटने का इन्होंने बता रहे हैं। पर 5 साल पहले वहाँ पर कई सारे जीव जंतु थे, जैसे तेंदुआ था, बारहसिंगा था, ठीक है, मोर पाए जाते हैं, आज भी टीवी के 3 वैरायटी पाए जाते हैं वहाँ पर। ओके, ठीक है। ऐसे कई सारी स्पीशीज हैं जो वहाँ पर हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इसमें कि गिद्ध आपको ऑलरेडी मतलब आपको उसमें कंजर्वेशन की श्रेणी में है, वो उसको कितना ज्यादा हम कंजर्व करेंगे, वहाँ गिद्ध भी पाया जाता है। हाँ, तो 5 साल बाद जब वो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ऐसे कोई भी संरक्षित जीव जंतु नहीं है जिनके लिए संरक्षण, मतलब सरकार का जो कहना है वो सीधा सीधा आपको एक फ्यूचर दिखा रहा है कि जो जानवर आज जो संरक्षित श्रेणी में है हम उन्हीं को बचाने के लिए काम करेंगे, नहीं तो बाकी जब तक संरक्षित श्रेणी में नहीं आ जाएंगे तब तक हम इनके लिए काम नहीं करेंगे। मतलब बारहसिंगा, तेंदुआ, इनके लिए कोई अभी संरक्षित श्रेणी में नहीं है, तो इसलिए इनको दिक्कत नहीं है। बोल रहे हैं कि अभी कोई भी ऐसा जानवर नहीं जो संरक्षित श्रेणी में आया हुआ है। खनन अब देखिए, पेड़ काटने के बाद क्या होता है, वहाँ पर एक श्यामली नदी जाती है जो कि बहुत ही साफ पानी है वहाँ का, ठीक है। और आप वहाँ के अभी के परिवेश में समझेंगे तो बक्सवाहा के क्षेत्र में जो जंगल के आसपास जो लोग रह रहे हैं, मतलब जिस जंगल, वहाँ पर आज पीने का पानी नहीं है, जो कि वहाँ से नदी बह रही है। ओके, ठीक है ना, आज वहाँ पर घर में पानी नहीं होता पीने का वहाँ के लोगों के पास। तो वाटर लेवल बहुत कम है क्या वहाँ? हाँ, वाटर लेवल कम है और भी कम हो जाएगा। देखिए, और भी कम क्या होता है कि सरकार अलग अलग परियोजना बनाती है, बोलती है कि भाई आप चिंता ना करें, आपके घर घर पानी पहुंच जाएगा। घर वाले को लगता है कि वो थोड़ी सी मेहनत बचाने के लिए, जो कि उनके लिए बहुत मेहनत है। अगर शहर के बच्चों को बोला जाए कि हाँ भाई जंगल में जिस तरीके से वो पानी लेकर आते, तुम पानी लेकर जाओ, तो शायद काफी बच्चे मना करते हैं, उनके जीवन में है दिक्कतें। पर उनको ये बताई जाती है कि आपका जीवन हम बहुत अच्छा कर देंगे, आपको नौकरी दी जाएगी, आपकी जमीन की बहुत बढ़िया कीमत मिलेगी। जबकि उस जंगल के बीच में रहने वाले लोग जो आदिवासी है, जिनका बहुत सारा रोजी रोटी का काम वहाँ से चलता है, ठीक है, महुआ बीनते हैं वो वहाँ से तेंदू के फल जो होते हैं वो बीनते हैं, और उसको मार्केट में वो बेचते हैं, जिससे उनका साल का खर्चा भी निकल जाता है, और कई चीजें खाने वाली उनको जंगलों से मिल जाती है। एक बड़ी आबादी आप कह रहे हैं कि बकसवाहा के जंगलों पर निर्भर है पानी के लिए, या अपने जीवन यापन के लिए, दैनिक जीवन यापन के लिए, तो उनको सीधा नुकसान है इसका अगर बकसवाहा के जंगलों पे आंच आती है। हाँ, और उनका एक सीधा नुकसान है क्योंकि वो उसके पास रह रहे हैं। पर आप फिर जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, जब आज पर्यावरण की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि जैसे जो मेडिकल ऑक्सीजन है और जो पेड़ों से जो ऑक्सीजन मिलता है वो बिल्कुल अलग चीज है। मेडिकल ऑक्सीजन एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पर आज अगर हम बेहतर पर्यावरण के परिवेश में रह रहे होते तो आज ये सारी समस्याएं जो हम देख रहे हैं शायद नहीं देख रहे होते, नहीं आती। कोरोना के समय में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हुई, जबकि एक पेड़ एक वर्ष में 700 किलो का है, आपको क्लियर मालूम होगा, इतनी ऑक्सीजन छोड़ता है शायद। बिल्कुल, कलकत्ता के एक प्रोफेसर ने कहा था
कि एक पेड़ जो 50 साल से ज्यादा का उम्र जिसके पास हो गई है, जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई है, उसकी कुल कीमत 1,39,00,000 रुपए है। जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, एक वर्ष में उसकी कीमत 74,000 से अधिक आंकी है। हाँ, तो हमें ये समझना है कि वो ऑलरेडी हमें इतना मुनाफा दे रहे हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। वो चीजें हम आर्थिक पैमानों में गिन नहीं पा रहे हैं, तो हमको लगता है कि शायद उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। जब माइनिंग स्टार्ट होगा वहाँ पर, जब वो पेड़ कटेंगे, माइनिंग होगा, तो माइनिंग में बिल्कुल ग्राउंड वाटर तक ड्रिल की जाती है, जहाँ तक ग्राउंड वाटर लेवल होता है। तो आज समझिए कि हम किस तरीके की क्षति पहुंचा रहे हैं, और ग्राउंड वाटर लेवल पानी हम खत्म करेंगे उसका, मतलब आसपास के परिवेश को हम बंजर बनाएंगे। और ये सिर्फ 382 हेक्टेयर की बात नहीं है पुष्पेंद्र भाई, अगर आप कायदे से देखें तो इसके लिए जो बिडिंग हुई है 2019 में, वो है 55,000 करोड़ की। ओके। आदित्य बिरला ग्रुप और अदानी ग्रुप इतने पागल नहीं है कि 382 हेक्टेयर की जमीन के लिए 60,000 करोड़ तक का फंड लगाने को तैयार है उनसे का। कोई ऑस्ट्रेलिया की भी कंपनी है जिसने में 2006 से लेकर 2013 तक वहाँ रियो टिंटो ऑर्गेनाइजेशन काम करी थी, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, रियो टिंटो के बारे में ये बता दिया जाता है कि रियो टिंटो पहले सर्वेक्षण के नाम पे आई थी कि यहाँ पर किम्बरलाइट स्टोन होंगे पन्ना रिजर्व फॉरेस्ट में, और किम्बरलाइट स्टोन में हीरे पाए जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो जब एक सर्वेक्षण करने आई हुई कंपनी वहां से हीरा कैसे निकाल सकती है? 22 लाख कैरेट हीरा होने के बाद वहां से अब 13 लाख कैरेट हीरा निकाल लिया गया था उस समय तक, 2013 तक, पन्ना से, पन्ना रिजर्व फॉरेस्ट के पास से। जी, पन्ना का जो डायमंड माइन है वहां से। ठीक है, और उसके बाद 2013 में रियो टिंटो ने ये कहा कि जो सीधी बात है कि हमारे लिए जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो हमारे लिए घाटे का सौदा चल रहा है। ठीक है, और फाइनली 2016 में जब सलाह मसूद जो कि एक पर्यावरणविद थी, जिनकी बहुत ही एक्टिविज्म हाईली पैमाने पर रही रियो टिंटो के खिलाफ अपनी आवाज उठाने में, ठीक है, तो उस आवाज को दबा दिया गया, वो रियो सलाह मसूद को मार दिया गया, और वहां पर एक एलिगेशन लगा दिया गया कि शायद कोई इनका लव अफेयर था, उसकी वजह से इनका मर्डर हो गया। ओके, ठीक है, तो रियो टिंटो ऑर्गेनाइजेशन 2016 में वो जमीन वापस से मध्य प्रदेश सरकार को सौंप देती है, और 2013 की जो रिपोर्ट रियो टिंटो ने बताई थी उसके मुताबिक 11 लाख पेड़ कटने चाहिए थे, मतलब कटने थे, मतलब उनका जो आंकड़ा था कि भाई 11 लाख जितने एरिया में अपनी माइनिंग करनी है उसमें कम से कम 11 लाख पेड़ काटने पड़ेंगे। ठीक है, पर ये 11 लाख पेड़ नहीं है, अभी हिसाब से बता रहे हैं कि इसमें 2,15,578 पेड़ है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि पन्ना रिजर्व फॉरेस्ट में बाघ पाए जाते हैं जो कि संरक्षण श्रेणी में है हमारे यहाँ पर, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सेफ टाइगर के नाम से अमिताभ बच्चन आते हैं। ठीक है, तो वो एक टाइगर का बेल्ट है जहाँ पर बाघ हमारे अब धीरे धीरे फल फूल रहे हैं। ठीक है, अब जब आप खनन करते हैं तो उसकी आवाज होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा आवाज होता है, डीजल गाड़ियों का पॉल्यूशन होता है, आप पूरी एक परिवेश को आप बिगाड़ रहे होते हैं। तो जिस तरीके से जानवरों का एक वो है, जानवर तब संभोग करते हैं जब उनके लिए पर्यावरण जो होता है वो उनके मुताबिक होता है, बिल्कुल शांत माहौल, एक अच्छा जगह जहाँ पर वो किसी की आवाज में सुन सके, बहुत बढ़िया से अपना आराम से वो अपनी संभोग को करके अपना अगला जो परिवार जो उनका हो सकता है वो उसको आगे ले जाते हैं। पर ये परिवेश जब वहाँ पर माइनिंग जब होती है स्टार्ट, तो फिर ये जानवरों के साथ दिक्कत होती है, जानवर मीटिंग नहीं कर पाते, वो जानवर बढ़ेंगे नहीं, वो जानवर धीरे धीरे खत्म होंगे। ठीक है, पानी आपका खत्म होगा, हवा खत्म होगी। अभी तक का हिसाब किताब आप लगा लीजिए कि बक्सवाहा फॉरेस्ट के अंदर का एक हिस्सा है पन्ना रिजर्व फॉरेस्ट, वो बक्सवाहा के अंदर ही आता है। अब बक्सवाहा जो जंगल है वो बहुत ही धनिक क्षेत्र है, मतलब धन जैव विविधता के में भरा हुआ है। मोर पाए जाते हैं वहाँ, सांप में ज्यादातर वैरायटी जो है वो है कोबरा की और करैट की। ठीक है, आपका जो जानवर है वहाँ है बारहसिंगा, हिरण, मोर, बंदर, आपके गिद्ध, ये सब पाए जाते हैं वहाँ पर, बहुत पैमाने में जैव विविधता है। ठीक है, और इन पेड़ों को ये खत्म कर दिए कुछ हीरो के नाम पे। ठीक है, अब वो हीरे किसके काम आते हैं? वो हीरा किसके लिए काम आएगा? वो ज्यादा से ज्यादा उन 2 आदमियों के लिए काम आएगा जिससे वो धंधा करेंगे, जो धंधा करने के लिए वहाँ गए हैं वहाँ पर, जो व्यापारी हैं या फिर विदेश में बेचेंगे या फिर जी, उन 2 व्यापारी जो आके बोल रहे हैं कि हम यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को उठा लीजिए, तो इससे पहले जो प्राइवेट प्रोजेक्ट जो लगी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जिसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है टेंडर लगाते हैं। ठीक है, आप किसी भी प्रोजेक्ट को जाके देख लीजिए, जितनी ये बातें बोलते हैं जमीन लेने से पहले, वहां पर काम स्टार्ट करने से पहले, ठीक है,
बाद में आते आते ये उतनी ही खराब हो जाती है स्थिति। जैसे सिंगरौली की कोल माइंस के ऊपर एक अविनाश चांचल जी हैं जिनने किताब लिखी हुई है, आप जानते होंगे भाई। अविनाश जी को जानता हूँ। बिल्कुल, तो अविनाश चांचल जी की किताब आपने पढ़ी होगी भाई, उसमें सिंगरौली फाइल्स पर उन्होंने किताब लिखी है। तो विस्थापित का जो रीजन होता है, जिस तरीके से विस्थापित किया जाता है, अब एक जगह पे 15,000 लोग होते हैं, ठीक है। आज वो अपने जगह के मालिक हैं, आज वो उस जगह पे रह रहे हैं, उनका घर है वहाँ पर, ठीक है। और वो घर रहने की वजह से ही जंगल सुरक्षित भी है, वो जंगलों में पूजा करते हैं जंगल की। अब उनका क्या होगा, अब उनको उन 10,000 15,000 के बीच में 400 से 500 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। पूरे लोगों को रोजगार कभी नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। हाँ, जमीन तो सबकी चली जाएगी, बस 400 से 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब वो रोजगार क्या होगा, वो होगी बेलदारी। आप करेंगे लेबर, पहले आप मालिक थे, आप जंगलों में घूम के महुआ बिनते थे, तेंदू बिनते थे, अपने जंगल की जरूरत की सारी सामान बेचते थे, जो कि बाहर में आप बेचते थे, बिना जंगल को हानि पहुंचाए हुए। आपका पूरा रोजगार चल रहा था, आप एक स्वरोजगार में अपने चल रहे थे, ठीक है। और अब आप कहीं किसी पे मजदूर हैं, ठीक है। जिस समय इनको जमीन लेनी होती है पुष्पेंद्र भाई, जमीनी हकीकत ये बताती है कि उस समय तो ये जमीन लेने वाले जमीन पे बैठे होते हैं, तो जमीन देने वाला ऊपर बैठा होता है, ठीक है। और जब जमीन मिल जाती है, जब इनका काम हो जाता है, तो वहाँ पर दिक्कतें ये आ जाती हैं कि ये और जो बंदा जमीन देने वाला था उसके बीच में इतनी गैप बना दी जाएगी कि वो जमीन देने वाला बंदा कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जो उसको वायदे किए तो उस वायदे को पूछने के लिए। और उसकी आवाज शहर में बहुत दूर तक पहुंचेगी, कभी नहीं पहुंचने वाली। वहाँ पर जो गरीब आदमी मरेगा उसकी आवाज किसी के पास नहीं पहुंचेगी। कुछ लोगों के छोड़ के जो उसके आसपास के लोग होंगे, उसके अलावा ना वो आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी, ना किसी भी शहर में पहुंचेगी, ना कोई लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें एक परिवेश में खत्म हो रही है, मतलब एक सारी चीजें जुड़ी है। आप कोई भी समस्या अगर हम सिर्फ पर्यावरण की समस्या देख के चलेंगे तो शायद लोगों को हम समझा नहीं पाएंगे कि भाई वो किस तरीके से आपको इफेक्ट करेगा। वो हर एक मुद्दा जो आज बनता है ऊपर, वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे वो हर एक इंसान जो इस परिवेश में रह रहा है सबको दिक्कत होती है उससे। एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। थानोस फॉरेस्ट आपका देहरादून में 10,000 पेड़ कट रहे थे, ठीक है। वहाँ पर हाथियों का एक झुंड गाँव में घुस गया, ठीक है। उसमें एक हाथी ने एक आदमी के पूरा पैर ही खराब कर दिया, उसके पैर पे चढ़ गया, वो पैर बिल्कुल खराब हो गया। और उस आदमी से पूछा गया कि भाई ये किसकी गलती है, तो आदमी ने साथ साथ छूटते हुए कहा कि साहब ये गलती हमारी है। जब हम उनका घर खराब करेंगे तो कोई ना कोई हमारे घर में तो आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो आदमी ज्यादा समझदार लगा, नहीं तो बाकी लोग बोलते हैं अरे जंगली जानवर घर में घुसा है। वो जंगली जानवर इंसान है, बिल्कुल। हम आज इस बात को समझ नहीं रहे हैं, हम उनके परिवेश में घुसते जा रहे हैं। और ये सारे लोग बहुत जरूरी है पुष्पेंद्र भाई, ये एक पूरा चेन है, छोटे कीड़े से लेके वो हर एक स्पीसीज जो धरती पे है, उस स्पीसीज में स्पीसीज हम लोग को भी ले लीजिए जो ह्यूमन स्पीसीज है। हाँ, सारा पर्यावरण तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है, जिसका पूरा एक साइकिल बना हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग ही ये पूरा जैव विविधता बनी हुई है, सिस्टम चल रहा है। हाँ, जीने के लिए हमें सुबह तुरंत पैसे नहीं मुंह में चाहिए होते ना, खाना नहीं खाते हम, हमें सांस मिल रहा होता है। हम जब उठ के देखते हैं कि हाँ भाई हम जीवित हैं, तब पता चलता है कि हम जीवित हैं। जीवित होने के लिए सांस, पानी, आपका भोजन, ये सारी चीजें बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। अगर ये स्वस्थ रहेगा तो हमारा बहुत सारा खर्चा बच जाएगा। पर्यावरण का मजबूत होने से हर एक इंसान को समझना चाहिए कि अगर इसके आसपास का पर्यावरण जो परिवेश है, अगर वो अच्छा है तो उनको किसी भी चीज की समस्या नहीं होती। विश्व पर्यावरण दिवस आज है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, देश भी मना रहा है, तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप पर्यावरण के बारे में विशेष मालूमात हासिल रखते हैं, तो आप क्या संदेश देंगे लोगों को, जो यूट्यूबर्स हैं उनको, जो श्रोता हैं हमारे उनको, कि किस तरह से वो पर्यावरण को बचाएं, क्या करें? मेरे तरफ से पुष्पेंद्र भाई यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि हर इंसान जो आज इस धरती पे है, जो सांस ले रहा है, जो खाना खा रहा है, जो पानी पी रहा है, उस एक हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बने। जी, जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि मैं हर आदमी को बोल रहा हूँ कि आप जाके पेड़ लगाइए, आप जाके ये सब काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, नहीं। आप बस लोगों को जागरूक कीजिए। जब कोई आपके सामने गलत कर रहा है तो उसको रोकिए। अब जैसे मान लीजिए एक पेड़ अगर कट रहा है जी, तो उसको जरूरी नहीं है कि जो पेड़ कट रहा है उसको बचाने की जिम्मेदारी उस बंदे की होगी जो पर्यावरण में काम कर रहा है। ये कोई नौकरी नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई नौकरी नहीं है। मतलब कि हम वो हमारा पेशा
उससे हमको कोई आमदनी नहीं हो रही कि आपको बुला के पैसे दे रहे हैं तब हम बचाने जा रहे हैं। वो हम इसलिए कर रहे हैं कि आने वाला जो समाज है वो उस चीज को, जरूरत को समझे, उसकी अहमियत को समझे जी। तो ये चीजें सबको समझ में आनी चाहिए, वो हर एक जिम्मेदारी जरूरी है। आज एक माँ बाप के लिए जिस तरीके से वो अपने बच्चे को प्यार कर रहा है, यहाँ पे एक बेहतर शिक्षा दूंगा, एक बेहतर उसको लाइफ दूंगा, बेहतर लाइफ बेहतर पर्यावरण के साथ ही हो सकती है, जहाँ आपको शुद्ध हवा मिल रही हो सांस लेने के लिए, जहाँ आपके पास पानी बिल्कुल स्वच्छ हो और भोजन आपका बिल्कुल केमिकल रहित हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हर एक इंसान के लिए जरूरी है और उसको करना बहुत जरूरी है। पर्यावरण दिवस आप स्वयं भी एक उदाहरण है लोगों के लिए। आपने भी अपने जीवन काल में, अभी आपकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है लेकिन फिर भी आपने कई सारे पेड़ लगाए। आप हमें बताएं आपने किस किस चीज के पेड़ लगाए और अब तक कितने पेड़ लगाए हैं? मैंने जो मुख्य पैमाने पे जो पेड़ लगाए हैं तो हमारे देसी पेड़ ही लगाए हैं, जो हमारे देसी पेड़ होते हैं, नीम हुआ, पीपल हुआ, बरगद हुआ, सैतूत हुआ, अर्जुन हुआ, गुलर हुआ, इस तरीके के पेड़ हम लोग लगाते हैं, जिसमें कि क्योंकि ये देखिए ये जितने सारे पेड़ हैं ये ऑक्सीजन देने के मामले में सबसे बेहतरीन है। ये अपने आप में एक इकोसिस्टम है, मतलब एक इकोसिस्टम आप बहुत बड़े पैमाने में ले लीजिए। बरगद का पेड़ अपने आप में इकोसिस्टम है, पीपल का पेड़ अपने आप में एक इकोसिस्टम है, क्योंकि इसमें कई छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, सबका घर है वो, और घर होने के साथ साथ 24 घंटा हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में पीपल का हाथ है। ठीक है, 85% दिन में ऑक्सीजन हमें बरगद देता है, 70% हमें नीम देता है। ये सारे पेड़ ऐसे हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं, और सिर्फ वैल्यू एड ऑन ऑक्सीजन देने से नहीं कर रहे। इनकी छांव के नीचे रहने से हम कई बीमारियों से दूर रहते हैं। नीम की छांव के नीचे रहने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता। पुष्पेंद्र भाई जी, नीम के पेड़ में इतनी काबिलियत है। वैसे कई सारे पेड़ हैं जिनका औषधीय गुण भी है, मतलब जो हमारे जीवन में होता है, तो हम यही सारे पेड़ लगाते हैं। ठीक है, आमतौर पे कई जगह पे मैंने प्लांटेशन किया है, कई शहरों में भी किया है मैंने जाकर के अपने लोगों के साथ, जहाँ जहाँ मुझे लोग मिलते हैं, जहाँ मुझे लगता है कि मेरे को समझाना चाहिए, मेरे को बोलना चाहिए, जहाँ लोग मेरी बात सुनते हैं और मेरे साथ पौधे लगाते हैं, तो मैंने प्लांटेशन किया। मैं अब तक कुछ नहीं तो भाई उंगली भी मैंने गिनी, पर हाँ मैंने 5,000-7,000 पौधे लगाए होंगे मैंने। बहुत सुंदर, ये बहुत काबिल तारीफ है और लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए कि अपने जीवन काल में कम से कम जो भी वो कर सकते हैं, 1, 2, 5, 7, 10 जितने भी पेड़ वो लगा सकते हैं वो लगाएं, उनका संरक्षण करें। क्योंकि एक पेड़ कहा जाता है कि एक बच्चे की तरह होता है, उसका आपको लगाने के बाद जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, फिर आपको उसका पालन पोषण भी करना पड़ता है। बिल्कुल भाई, आज कोरोना काल में हमने क्या देखा भाई, आज आपको जब शमशान में जलाया जा रहा था तो पेड़ों की जरूरत थी जलाने की, आपने लकड़ी का इस्तेमाल किया है। कम से कम वो एक पेड़ तो आपके लिए जरूरी है, वो आपको एक पेड़ हर एक इंसान को लगाना चाहिए। मतलब वो ये इसमें बात है कि आप खुशी जब मनाने जा रहे हैं, आपका बर्थडे है तो एक पौधा लगाइए, वो याद रह जाएगा जीवन भर। आपको याद रहे कि यार मैं अपने बर्थडे के दिन ये पौधा लगाया था, यार आज मेरी ना एनिवर्सरी थी, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन था, मैंने इसके दिन पौधे लगाए थे, आज मेरी नौकरी लगी थी, यार आज मैंने पता नहीं आज मेरे को प्रमोशन मिला था, मैंने इससे खुशी लगाई। वो हर एक चीज आपकी लाइफ लॉन्ग मेमोरीज बन के रह जाएंगे, वो कई लोगों तक आपकी बात पहुंचाएंगे कि नहीं भाई, कई चीजें आपके इमोशन के साथ, जब आप पौधा लगाते हैं तो आपकी इमोशन उससे जुड़ी होती है। बिल्कुल, वो पौधा भी आपका जो इमोशन को समझता है, वही पौधा के साथ में रहने वाला इंसान वो चीजें भी समझेगा, वो आपकी भावनाओं को भी समझेगा, जिस भावना से आपने लगाई। वो हर एक चीज उस पेड़ में जुड़त रहता है। मतलब पेड़ हमारी बातें सुनते भी हैं, समझते भी हैं, बस हम उनकी बातों को नहीं समझते। जैसा कि हम कह के गए कि पौधे भी सुसंस्कृत हैं, उसके बाद हमें जैसा हमारे साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें पेड़ पौधों के साथ भी करना चाहिए। बिल्कुल काफी चीजें जो हम सब करते हैं एक दूसरे रूप में, एक दूसरे प्रकार से प्रकाश संश्लेषण करके, पानी को अवशोषित करके, आपको फूल देके, फल देके, ऑक्सीजन देके, वो भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इंसान अपनी अपनी तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो दोनों की सम्मान करना चाहिए, दोनों की कदर करनी चाहिए। कहा यह जाता है कि अगर 10 पेड़ किसी के घर के आसपास हैं तो उस घर के रहने वाले बाशिंदों की उम्र 7 साल, कम से कम 7 साल बढ़ जाती है। तो पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत अधिक है। और विवेक जी, आपका ट्रेंडिंग टाइम्स में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।